रायगढ़ रियासत के एक छोटे से गांव में विमला काकी नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका बेटा रतन एक गरीब किसान था जो जैसे तैसे कर अपनी जीविका चला रहा था। एक दिन रतन खेत में काम कर रहा था। बहुत ही ठंड पड़ रही थी। 2 दिनों से कुहासा छाया हुआ था। अचानक रतन का शरीर ऐंठ गया और वो वहीं पर गिर पड़ा। उसे पैरालिसिस हो गया। जैसे तैसे कुछ लोग उसको उठाकर घर में लेकर आए। घर में त्राहिमाम मच गया। कुछ लोगों ने कहा कि गरम तेल से मालिश करने पर ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। सुनो जी, आज तुम्हें बेड पर पड़े हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक तुम ठीक नहीं हुए हो। दिनों दिन शरीर गिरता ही जा रहा है। क्यों ना शहर में जाकर डॉक्टर से दिखवा लिया जाए। तुम तो जानती हो सुनीता, अपने पास डॉक्टर से दिखाने के लिए पैसे हैं नहीं। अब लगता है कि यह बीमारी मेरी जान लेकर ही जाएगी। ऐसा क्यों कहते हो जी? तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा? तभी वहाँ विमला काकी आती हैं। क्या बात है बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही है सुबह सुबह? देखिए ना माँ जी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। माँ, तुम लोगों से क्या छुपी हुई है हमारी गरीबी? हमारे पास उतने भी पैसे नहीं है कि तुम लोगों को सही से खाना खिला सकूं। और ये पगली मुझे शहर जाकर डॉक्टर से दिखाने की बात कर रही है। जो भी कुछ रुपए घर में पड़े हैं वह भी मेरी बीमारी में चली जाएगी। ऐसा नहीं कहते मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगी। पिताजी, हम लोगों का क्या होगा? कौन देखेगा हमें? पिताजी, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। बेटा, ऐसा नहीं कहते। मेरे बाद तुम्ही को पूरा घर संभालना होगा। अब चुप भी रह रतन। अब जो मैं कहूंगी वही होगा। कल हम लोग तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाने शहर लेकर जाएंगे। हाँ बस। दूसरे दिन रतन को लेकर विमला काकी और सुनीता शहर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलता है, इन्हें कुछ इंजेक्शंस दे रहा हूँ। इन्हें धीरे धीरे एक्सरसाइज करवाते रहिए। देखिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो जल्द ठीक हो जाएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, चिंता मत कीजिए पैसों की। हम अपना पूरा खेत बेच देंगे, लेकिन मेरा बेटा बच जाना चाहिए। देखिए दादी माँ, इसका यही इलाज है कि इन्हें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। डॉक्टर से दिखाने के बाद विमला काकी रतन को लेकर गांव आ जाती हैं। दिन प्रतिदिन रतन की हालत खराब होती जा रही थी। तब किसी ने विमला काकी को बताया कि यहाँ से 700 मील दूर बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर एक देवभूमि है, जहाँ तपस्वी देवराज तपस्या में लीन है। अगर वो चाहे तो रतन ठीक हो सकता है। सुनीता, मेरा सामान एक झोले में रख दे। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं तपस्वी देवराज के पास जाऊंगी। लेकिन माँ जी, सुना है वहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। आपकी सेहत वैसे भी ठीक नहीं। दादी, मैं आपके साथ जाऊंगा देवभूमि में। अपने पिताजी को बचा कर लाऊंगा। ठीक है बेटा, हम दोनों कल ही देवभूमि के लिए निकल जाएंगे। सुनीता, तू रास्ते का सामान एक झोले में रख दे और सुमति के साथ मिलकर रतन की देखभाल कर। हम जल्द ही तपस्वी देवराज से मिलकर लौट आएंगे। ठीक है माँ, जो आप लोगों की इच्छा। मेरा सुहाग बच जाए बस। दूसरे दिन पहाड़ पर चढ़ते हुए, दादी, आगे और ठंड मिलेगी। ऐसा करो, तुम यहीं आराम करो। मैं तपस्वी देवराज से मिलकर आता हूँ। नहीं बेटा, मैं खुद तपस्वी देवराज से मिलकर बेटे के जीवन की भीख मांगूंगी। मुझे मत रोक।
दोनों 8 घंटे लगातार चलने के बाद तपस्वी देवराज के पास पहुंचते हैं। दादी वो देखो, बर्फ की शिला पर तपस्वी देवराज। अरे हाँ, देखो तो, उनके चेहरे की आभा को देखकर सारी थकान दूर हो गई। तभी विमला काकी का पैर फिसला और वो बर्फ में धंसने लगी। बंकू जोर से चिल्लाता है, दादी माँ। बंकू की आवाज से तपस्वी देवराज का ध्यान भंग होता है और वो बर्फ में धंसती हुई विमला काकी को झट से वहां पहुंचकर बचाने का प्रयास करते हैं। विमला काकी के बाल देवराज के हाथों में आ जाते हैं और वो उसको ऊपर खींच लेते हैं। तुम लोग कौन हो बालक, और इस दुर्गम जगह पर क्यों आए हो? प्रणाम महाराज, मेरा नाम बंकू है और ये मेरी दादी है। कुछ दिन पहले मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया है और दिनों दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है, इसलिए मेरी दादी आपसे पिताजी के जीवन की भीख मांगने आई है। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को जीवन दान दीजिए। महाराज, मैं बहुत दूर से आई हूँ आपके लिए। माताजी, इस दुर्गम पहाड़ी पर आकर आपने साबित कर दिया कि माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए यमलोक में भी पहुंच सकती है। मैं इस लायक कहाँ महाराज की किसी की सेवा कर सकूं। काश मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति होती तो मैं हर जरूरतमंद की सेवा करती। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ ही है। आपके बालों को मैंने छुआ है। यह बाल जिस आदमी के ऊपर अपने से जाकर गिरेगा उसकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन कोई गलत तरीके से आपके बालों का उपयोग करेगा तो उसके साथ और बुरा होगा। तपस्वी देवराज के इतना कहने के साथ ही विमला काकी के सारे सफेद बाल तरह तरह के रंगीन बालों में बदल जाते हैं। बंकू और विमला काकी दोनों तपस्वी देवराज को प्रणाम कर वहां से अपने घर चले आते हैं। जैसे ही रतन के बेड के पास पहुंचते हैं, विमला काकी का एक बाल उड़कर रतन के ऊपर जाकर गिरता है और वो तुरंत ठीक हो जाता है। अरे माँ, ये देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। सुनीता, देखो, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ भी सकता हूँ। अरे ये तो चमत्कार हो गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ जी, सचमुच कमाल हो गया, हमारे अच्छे दिन फिर लौट आए। ये सब तपस्वी देवराज की महिमा है। सुमति, जा जाकर कुछ मीठा बना। जी दादी माँ, अभी बनाकर लाई। पर आपके बाल रंग बिरंगे कैसे हो गए? वो तपस्वी देवराज के हाथों का आशीर्वाद है। दादी जब ग्लेशियर में जाकर धंस रही थी, तभी अचानक तपस्वी देवराज के हाथों ने धंसती हुई दादी माँ के बालों को पकड़ लिया और दादी माँ को बचा लिया। उन्हीं के आशीर्वाद से दादी माँ के बालों में दैविक शक्तियाँ आ गई हैं। तभी विमला काकी का एक बाल उड़कर सुमति के चेहरे से टकराता है। माँ, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं क्या बनाऊं? देख, कुछ शक्कर डब्बे में पड़ी होगी। कुएं से एक बाल्टी पानी लाकर शक्कर का घोल ही सभी को पिला दे। हे भगवान, जिस तरह पिताजी को तुमने भला चंगा कर दिया, उसी तरह हमारी दरिद्रता को भी दूर भगा दो। सुमति ने जैसे ही कुएं में बाल्टी को डाला और रस्सी से उसे ऊपर खींचा, तो उसमें पानी के साथ साथ सोने चांदी के सिक्के भी आ गए, जिसे देखकर सुमति चिल्लाई, माँ, पिताजी, देखो कुएं में से क्या निकला। क्या हुआ बेटी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? ये देखो पिताजी, कुएं से बाल्टी में सोने चांदी के सिक्के निकले। पिताजी, अब हम अमीर हो गए। भगवान ने हमारी सुन ली। तपस्वी देवराज महाराज ने सही कहा था, दादी माँ के बालों में अलौकिक शक्तियों का वास है। अब हम अमीर हो गए। रतन अपने कच्चे मकान को पक्का बनवा लेता है।
जल्द ही लोगों को पता चल जाता है कि विमला काकी के बालों में दैविक शक्तियां हैं। गांव वालों के साथ साथ अब दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के साथ विमला काकी के पास पहुंचते हैं। जिन लोगों की समस्या सही होती है उन पर विमला काकी का एक बाल टूट कर गिर जाता है और उस व्यक्ति की समस्या दूर हो जाती है। जल्द ही ये खबर लालची सेठ करोड़ी मल को पता चलती है और वो धनवान बनने के लिए गरीब के भेष में विमला काकी के पास पहुंचता है। दादी माँ, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे बेटी बेटियां भूखे हैं। देखने से तो गरीब प्रतीत होते हो, लेकिन मेरे बाल उड़कर तुम्हारे पास पता नहीं क्यों नहीं जा रहे। मुझ गरीब के साथ ऐसा ही होता है। भगवान भी मेरे साथ मजाक करते हैं। तुम हमें अपना एक बाल तोड़ के ही दे दो। नहीं बेटा, जब तक तुम्हारी अर्जी सही नहीं होगी बाल अपने आप तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। दादी माँ, मेरे भूखे प्यासे बच्चों पर तरस खाओ। मुझे अपना एक बाल दे दो। इस तरह करोड़ी मल विमला काकी से झूठ बोलकर उनका एक बाल ले लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, उस बाल के नकारात्मक प्रभाव से उसके घर में आग लग जाती है और सारी संपत्ति जलकर खाक हो जाती है। वो रोड पर आ जाता है। उधर डाकुओं के सरदार चंपत सिंह के अड्डे पर। सरदार, सुना है रायगढ़ रियासत के एक गांव में विमला काकी के बाल में जादुई शक्तियां हैं। अगर वह बाल हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग धरती के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी हो जाएंगे। तो ठीक है, हम कल ही उस गांव पर धावा बोलकर उस बुढ़िया के सारे बाल को काट कर ले आएंगे। दूसरे दिन चंपत सिंह अपने दल बल के साथ विमला काकी के घर पर धावा बोल देता है। ए बुढ़िया, चुपचाप अपना सारा बाल हमें दे दे। इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को गोलियों से उड़ा दूंगा। देख बुड्ढी, सरदार को तुम नहीं जानती। इसके नाम से सारा इलाका खाली हो जाता है। चुपचाप अपने बाल को कटवा ले, नहीं तो तेरा खानदान तुम्हारे सामने ही साफ हो जाएगा। अरे ओ जगीरा, बड़े ही रंग बिरंगे बाल है रे बुढ़िया के। 2-4 बाल तोड़कर लाना तो जरा, देखो क्या खास है इन बालों में। जगीरा आगे बढ़कर विमला काकी के 2-4 बाल तोड़कर सरदार चंपत सिंह को देता है। चंपत सिंह के हाथों में जैसे ही बाल आते हैं, उसे और उसके दल के डाकुओं को दस्त शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, ये मेरे पेट में ये क्या हो रहा है? हटो मेरे आगे से। आए हाय, मेरा तो काम धोती में ही हो गया लगता है। वो गांव के खेतों में दौड़कर भागते हैं। उसी समय पुलिस वहां पहुंचकर उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लेती है। अरे सबको धर पकड़ो ससुरों को, कोई भागने न पाए। बस थानेदार साहब, थोड़ी देर की मोहलत दे दीजिए। अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी, सबकी धोती पीली करवाऊंगा। डालो इन्हें जिप्सी में।